मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का बहुत एहतराम करता हूं। मुखालफत यानी विरोध, विरोध करता हूं मैं, और इससे मेरी शख्सियत यानी मेरी पर्सनैलिटी है ना, उसमें निखार आता है। और मैं दुश्मनों का एहतराम करता हूं, यानी मैं दुश्मनों की भी इज्जत करता हूं, उन्हें भी आदर देता हूं। यह शेर राजस्थान के एक नेता पर बहुत फिट बैठता है। वह नेता मुखालफत के मामले में नंबर 1 माना जाता है राजस्थान में, और ऐसा छोटे से बड़ा कोई नेता उस मुखालफत का शिकार होने से नहीं बचा है। सत्ता बदलती रही, नेतृत्व बदलते रहे अलग अलग पार्टियों के, लेकिन ना उस नेता का अंदाज बदला, ना मुखालफत करने का तरीका बदला। और उस मुखालफत के चलते अब एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता का शिकार होने जा रहा है उसी की पार्टी में, और बड़ा पद छीनने के साथ में अब उस नेता की रवानगी तय कर दी गई है, स्क्रिप्ट लिख दी गई है। और छोटी सी बात शुरू हुई राजनीतिक विरोध के साथ, वह अब बड़ा घटनाक्रम बन गई है। और बड़ा घटनाक्रम आगे जाकर किसे कितना फायदा देगा, किसे कितना नुकसान करेगा, यह तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इस शख्सियत संवारने वाले नेता ने अपनी मुखालफत से शख्सियत तो संवारी है, लेकिन दुश्मनों का एहतराम करते करते अब दुश्मन का शिकार भी करना शुरू कर दिया है। और अब यह मुखालफत वाली राजनीति आगे जाकर उस नेता को राजनीतिक रूप से कितना बड़ा फायदा देने वाली है, यह अभी तय नहीं है। क्योंकि मुखालफत करके तालियां मिल सकती है, मुखालफत करके सुर्खियां मिल सकती है, लेकिन राजनीतिक फायदा हो यह जरूरी नहीं है। आज करेंगे इस मुखालफत, शख्सियत और दुश्मनों के एहतराम पर बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करते हैं, ये जो शेर है जिसके लिए कहा जा सकता है कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का भी एहतराम करता हूं। तो ये नेता कौन है? ये नेता है हनुमान बेनीवाल, आरएलपी के प्रमुख। और मुखालफत की बात हो तो चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे और कोई नेता हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे भजनलाल शर्मा हो, चाहे मदन राठौड़ हो, चाहे किरोड़ी लाल मीणा हो, यानी कि एक भी ऐसा नेता राजस्थान में नहीं है जो हनुमान बेनीवाल की मुखालफत से बचा हो। वक्त बेवक्त जब भी कोई चर्चा का विषय आता है, हनुमान बेनीवाल जब मुखालफत पर आते हैं तो वे भूल जाते हैं कि मुखालफत किस स्तर पर हो जाएगी। और अब जो शिकार होने वाली बात है उस पर आते हैं। दरअसल पिछले दिनों का जो घटनाक्रम है, वह घटनाक्रम अब कानूनी नोटिसों में तब्दील हो चुका है। मतलब राजनीति में आरोप प्रत्यारोप, विरोध, यह एक रूटीन प्रक्रिया है जो होती है। पक्ष में विपक्ष में नेता एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, बयान देते हैं, भाषण देते हैं, यह चलता है। लेकिन इस बार भाषणबाजी का स्तर जो था वह इतना आगे निकल गया कि अब बात कानूनी नोटिसों पर आ गई। दरअसल हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट पर निशाना साधा। अब कैबिनेट पर निशाना साधा, मुख्यमंत्री पर साधा, तो भाजपा को बोलना ही था। भाजपा के कई नेताओं ने हनुमान बेनीवाल को निशाने पर लिया। अब निशाने पर लेना एक अलग बात है, लेकिन राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष मदन राठौड़ तो बहुत आगे निकल गए, कह दिया कि हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ता मेरी जान लेना चाहते थे, मेरी जान ले सकते थे। और हनुमान बेनीवाल का बहिष्कार करने की घोषणा करवा दी। अब हनुमान बेनीवाल का बहिष्कार कौन करे, यह बात मदन राठौड़ ने कह दी। यानी कि मंच से जो भाषण हुआ, जो बयानबाजी हुई, दूसरी तरफ से उसका विरोध कर दिया गया, जबानी जमा खर्च खत्म हो गया। लेकिन बात विरोध प्रदर्शनों तक आ गई, क्योंकि आरएलपी अब विपक्ष की पार्टी है। अब विपक्ष की पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी, सत्ता के खिलाफ करेगी, सत्ता के खिलाफ नारेबाजी भी करेगी। लेकिन भाजपा ने इसे बहुत सीरियस ले लिया। तो बहिष्कार करने का मामला, किसी भी नेता का सामाजिक बहिष्कार करने की घोषणा हो जाए, जो नेता राजस्थान में बड़ी लाखों लोगों की फॉलोअर्स रखता हो, तो हनुमान बेनीवाल ने कानूनी नोटिस भेज दिया
भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष को। बात यह बहुत साधारण सी है, उसका जवाब मदन राठौड़ दे देंगे, जो भी देना होगा। मानहानि, सामाजिक बहिष्कार, लोगों को लड़ाने, इस तरह के आरोप लगाते हुए हनुमान बेनीवाल ने कानूनी नोटिस मदन राठौड़ को भेज दिया। और मदन राठौड़ कह रहे हैं कि मैं कानूनी नोटिस पर विधि विशेषज्ञों की राय ले रहा हूं, उनका अधिकार है, लेंगे। लेकिन अब जो शिकार वाली बात है, तो वह बता देता हूं कि मदन राठौड़ सहित भाजपा में बड़े बदलाव की पटकथा उस कहानी के साथ शुरू होकर और कई कारणों से लिखी जा चुकी है। जब आप कहेंगे लिखी जा चुकी है, तो उसकी परिणति कब देखने को मिलेगी? तो वह मिलेगी राज्यसभा चुनाव के बाद। क्योंकि राज्यसभा चुनाव में जो दो उम्मीदवार राजस्थान से जाने वाले, एक बात तो यह तय हो चुकी है कि अब रवनीत सिंह बिट्टू राजस्थान से राज्यसभा के उम्मीदवार भाजपा के टिकट पर नहीं होंगे। यानी कि यह तय हो गया कि राजस्थान भाजपा के ही दो स्थानीय नेता, कौन होगा यह अलग बात है, लेकिन वे दो नाम तय कर लिए गए हैं जो राजस्थान से ही होंगे, राज्यसभा के सांसद बनेंगे। उनमें से एक महिला की संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन बात सिर्फ राज्यसभा में दो उम्मीदवार भेजे जाने की नहीं है। उन दो उम्मीदवारों के जरिए भाजपा 2028 के विधानसभा चुनाव की रणनीतिक रूप से घोषणा करते हुए यह संदेश देगी कि हमने इन दो चेहरों को जो भेजा है, इसलिए भेजा है कि दो क्षेत्रों को हमें टारगेट करना है। एक क्षेत्र होगा पूर्वी राजस्थान, एक क्षेत्र होगा शेखावाटी, क्योंकि ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां भाजपा को कहीं ना कहीं खुद की कमजोरी नजर आ रही है। यह बदलाव की स्क्रिप्ट शुरू होगी। अब उसमें मदन राठौड़ का हटने की जो चर्चा चली है, उसके पीछे कारण सिर्फ हनुमान बेनीवाल के साथ में उनकी बयानबाजी, विरोधाभास नहीं है, बल्कि समस्या यह है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार है। एक तो सरकार जब होती है तो संगठन वैसे ही गौण हो जाता है, लेकिन संगठन की एक जिम्मेदारी होती है कि वह सत्ता और संगठन के बीच में, सत्ता का जो केंद्र बने होते हैं उनके बीच में सामंजस्य बैठाए और जो कार्यकर्ता लंबी लड़ाई लड़के सत्ता तक पार्टी को पहुंचाते हैं, उन्हें उनका हक सत्ता के अंदर दिलाए। लेकिन 2.5 साल बीत जाने के बावजूद कितने भाजपा के कार्यकर्ता हैं जिन्हें हक मिल गया, जिन्हें सत्ता में भागीदारी मिल गई? असल लड़ाई ये है। मदन राठौड़ उस भूमिका में बिल्कुल नाकारा साबित हुए हैं भाजपा कार्यकर्ताओं के अनुरूप जो चर्चाओं में है कि वे सत्ता में हमें हमारी भागीदारी दिलाने में नाकाम रहे हैं। जब 2.5 साल हो गए, अब बाकी 2.5 साल बचे हैं। चूंकि इस महीने राज्यसभा का चुनाव हो, तो इस महीने कोई भी राजनीतिक नियुक्ति नहीं होगी। लेकिन मदन राठौड़ के बदलाव की जो स्क्रिप्ट है, उसके पीछे आपने 3 दिन पहले जो सुना है, जो आदेश आया है कि राजस्थान भाजपा ने संगठन महामंत्री के तौर पर अजय कुमार को भेज दिया है। अब अजय कुमार उत्तराखंड से राजस्थान आएंगे। इससे पहले दिल्ली में उनसे मेल मुलाकातों का दौर लगातार भाजपा नेताओं का चल रहा है, पदाधिकारियों का चल रहा है, जो सत्ता संगठन में जगह चाहते हैं उनका चल रहा है। लेकिन अब अजय कुमार का आने का मतलब है कि जो प्रदेशाध्यक्ष कमजोर साबित हुए हैं सत्ता और संगठन के बीच सामंजस्य बिठाने में, पार्टी नेताओं में सामंजस्य बिठाने, वह सामंजस्य बिठाने का काम अब अजय कुमार करेंगे। अजय कुमार करेंगे तो चूंकि मदन राठौड़ कमजोर साबित हो रहे हैं, तो सारा सत्ता का केंद्र, संगठन का केंद्र अब अजय कुमार बन जाएंगे, क्योंकि अजय कुमार जयपुर और दिल्ली के बीच में सामंजस्य बिठाने का महत्वपूर्ण काम करने वाले हैं। मदन राठौड़ क्यों कमजोर साबित हुए हैं? दरअसल आपने सुना होगा कि पिछले दिनों मदन राठौड़ के ऐसे कई बयान या कई एक्ट जो सामने आए, वे कहीं ना कहीं संगठन की कमजोरी को उजागर कर गए। चाहे वह वसुंधरा राजे को लेकर बीकानेर में दिया गया उनका संवाद हो, उसके बाद उन्होंने मीडिया पर ठीकरा फोड़ दिया। उनका जयपुर में भाजपा महिला मोर्चा के कार्यक्रम में किया गया एक्ट हो, जिसमें बाद में कई तरह सोशल मीडिया पर वह वायरल पोस्ट हुई, उसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हुई। वह भी एक एक्ट था जो दिल्ली तक इसकी जो सूचनाएं गई, खबरें गई, उसमें कहीं ना कहीं मदन राठौड़ को गलत माना गया। और अब मदन राठौड़ ने हनुमान बेनीवाल वाले मामले में बयान तो दिया, बयान देना जरूरी था क्योंकि मुख्यमंत्री के खिलाफ बात हुई थी, लेकिन इस बयानबाजी में आगे निकलकर उन्होंने
हनुमान बेनीवाल को बहुत बड़ा नेता बना दिया राजस्थान में। बेवजह 7 दिन की 8 दिन की चर्चाएं हनुमान बेनीवाल पर आकर केंद्रित हो गई और सरकार के कामों से लोगों का ध्यान हट गया। सरकार क्या कर रही है, सरकार में क्या हो रहा है, इस पे से ध्यान हट गया। पूरा ध्यान हनुमान बेनीवाल पर केंद्रित हो गया। ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर आला कमान तक ये बातें गई है कि अगर मदन राठौड़ इस तरह का एक्टर, इस तरह के बयान देते रहेंगे तो पार्टी को कहीं ना कहीं इसका नुकसान होगा और पार्टी को जहां सत्ता के कामों को लोगों के बीच पहुंचाना था, उन कामों के बजाय अनर्गल बयानबाजी में संगठन भाजपा का उलझकर रह गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो संगठन के लोग सत्ता में हिस्सेदारी लेने के लिए तैयार खड़े हैं, उन्हें उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, चाहे वह कोई बोर्ड निगम अकादमियों में मिलती, निगम बोर्डों में मिलती, पंचायत और निगम चुनाव में टिकट के जरिए मिलती, प्रधान मेयर बनकर मिलती। लेकिन चूंकि राजस्थान में पंचायत और निगम के चुनाव तो हो ही नहीं रहे, ऐसे में वह भागीदारी तो खत्म। दूसरी ओर नियुक्तियां कराने में भी मदन राठौड़ सफल नहीं हो पाए और कार्यकर्ता मुंह ताक रहे, और कार्यकर्ता नहीं, बड़े बड़े नेता। क्योंकि अगर संगठन का अध्यक्ष कमजोर होता है, हालांकि मैंने कहा कि सत्ता जब होती है जिस पार्टी की, संगठन गौण हो जाता है, लेकिन यहां संगठन गौण हो गया हो, लेकिन अध्यक्ष की भूमिका जो है उस भूमिका में मदन राठौड़ खुद भाजपा कार्यकर्ताओं से आप चर्चा करेंगे, नेताओं से चर्चा करेंगे तो कह देंगे कि बहुत कमजोर अध्यक्ष साबित हुए हैं। और यही कारण है कि राज्यसभा चुनाव में जैसे ही उम्मीदवारों की घोषणा होगी, राज्यसभा चुनाव का काम निपट जाएगा, अजय कुमार राजस्थान आकर अपनी भूमिका संभाल लेंगे। उसी के साथ में बदलाव की इस स्क्रिप्ट पर काम होगा, और इस स्क्रिप्ट पर काम होगा तो कुछ जो चर्चाएं हैं उसमें मूल ओबीसी या आदिवासी में से किसी नेता को भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष बनाया जा सकता है। क्योंकि मैंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में पार्टी शेखावाटी और पूर्वी राजस्थान को साधना चाहती है 2 उम्मीदवार देकर। वहीं आदिवासी वोटों पर और मूल ओबीसी के उन वोटों पर पार्टी की नजर फिर है, जिन पर अब कांग्रेस भी नजर गड़ा रही है। क्योंकि कांग्रेस जानती है कि भाजपा का मूल ओबीसी का वोट अगर 5 से 10% भी तोड़ने में पार्टी सफल हुई तो भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यह बात भाजपा भी बहुत अच्छी तरह से जानती है कि मूल ओबीसी का वोट बैंक जो भैरव सिंह शेखावत के समय से लेकर अब तक भाजपा के साथ चिपका हुआ, अगर उसमें से जरा सा भी डेंट हुआ तो दोबारा सत्ता प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में मदन राठौड़ की मौजूदगी, कमजोर मौजूदगी कहीं ना कहीं भाजपा को असहज कर रही है। क्योंकि दूसरी ओर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो, दोनों की जुगल जोड़ी ने भाजपा पर जो हमलावर रुख अपना रखा है उसका जवाब देने में खुद मदन राठौड़ और भाजपा संगठन के नेता नाकाम साबित हुए। इसका कारण यह है कि मदन राठौड़ की जो टीम है वह भी बहुत कमजोर चुनी गई है। यह भी एक बड़ा कारण है कि मदन राठौड़ की रवानगी की स्क्रिप्ट पर काम हो चुका है। और जैसे ही मैंने कहा राज्यसभा का चुनाव पूरा होगा और उसके साथ ही अजय कुमार यहां जिम्मेदारी संभालेंगे और वे खुद सत्ता और संगठन के बीच समन्वय बैठाने के साथ दिल्ली और जयपुर के बीच समन्वय बिठाएंगे। ऐसे में केंद्र, मजबूत केंद्र वे बन जाएंगे और उसके बाद में उनकी जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पर नए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की ताजपोशी की स्क्रिप्ट पर साइन कर दिए जाएंगे। और यह अगले 2 महीने की स्क्रिप्ट है जो भाजपा लिख चुकी है, जिस पर काम शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में इस पर आपको अमल होता हुआ भी नजर आएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।